औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर वेलकम बैक आफ्टर द विंटर ब्रेक। होपफुली यू वुड हैव एंजॉयड योर विंटर ब्रेक और नाउ द क्लासेस आर रिज्यूम्ड वंस अगेन। ये वाला जो वीक है ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी इंशाल्लाह, और फिर अगर इंस्टीट्यूट खुल गए तो इंशाल्लाह फिर 18 से आपकी जो है वो ऑन कैंपस स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी। तो दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बोर्ड की तरफ से आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होने हैं उनकी एडमिशन की भी डेट आ चुकी है, ठीक है। और उस सिलसिले में आपको ग्रुप में भी फ़िज़िक्स के ग्रुप में भी मैसेज मिल गया होगा और इंग्लिश के ग्रुप्स में भी आपने देख लिया होगा कि एक तो आप लोगों ने रिज़ल्ट कार्ड अपने रिसीव करने थे फ्राइडे एंड सैटरडे को कॉलेज से, तो वो आप लोगों ने ले लिए होंगे। और उसके बाद ये है कि मंडे एंड ट्यूसडे 11 एंड 12 जनवरी आर द डेज़ फॉर योर फ़ीस एडमिशन। फ़ी की जो अमाउंट है वो जो नोटिस आपके साथ शेयर किया गया है उसमें मौजूद है, ठीक है। तो आपने इन 2 डेज़ में क्या क्या वहाँ पर जमा करवाना है। एक तो आप लोगों ने अपनी फ़ी की जो है वो लेकर जानी है। फ़ी की अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन योर कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट वो डिफरेंट है, तो वो आप देख लें कि आपका कौन सा रेलेवेंट ग्रुप बनता है। साइंस विद प्रैक्टिकल आपका बनता है, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो उनकी अलग है, आर्ट्स विद प्रैक्टिकल की अलग है, वो देख लें, ठीक है। फिर आपने अपनी 2 पिक्चर्स जो है वो लेकर जानी है, ठीक है। पिक्चर्स की किस तरह से होनी चाहिए कि आपकी ये पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए और दे शुड हैव लाइट ब्लू बैकग्राउंड विद लाइट ब्लू बैकग्राउंड। अच्छा, और उसके बाद आपने यहाँ पर देना है अपना मैट्रिक का जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है, रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी। और इट शुड बी अटेस्टेड। अटेस्टेशन जो होती है इसका ये होता है कि आप ग्रेड 17 एंड अबव के किसी भी ऑफिसर से अटेस्टेशन करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल का टीचर या आपके कॉलेज का टीचर करे, अटेस्टेशन आप करवा कर ले हैं बेशक। फिर आपने अपने बे फॉर्म की जो कॉपी है वो देनी है, और देन आपका आ जाता है जो रिज़ल्ट कार्ड आपने यहाँ से कॉलेज से रिसीव किया है, सॉरी रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है, नॉट द रिज़ल्ट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो अभी आपका फर्स्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन हुई है इसकी कॉपी भी आप लोग देंगे। ये सारा कुछ जो है ये आपके बोर्ड के फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए रिक्वायर्ड है। वो डाउनलोड होंगे फॉर्म्स, फिर जब वो निकल आएंगे तो आपने क्या करना है कि उन फॉर्म्स को आप लोग चेक करेंगे, देखेंगे कि आपके नाम के स्पेलिंग वगैरह उसके ऊपर दुरुस्त तरीके से मौजूद हैं। आपने जो सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हैं सारा साल के, वही सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, और अगर वो ठीक है फॉर्म तो उसके ऊपर जहाँ आपके सिग्नेचर की जगह है वहाँ आप सिग्नेचर करेंगे। थंब इम्प्रेशन भी आप लोगों ने लगाना होता है, वो भी आप लगाएंगे, एंड देन आप हमें वो दे देंगे फॉर्म और फिर हम उनको बोर्ड में जमा करवाएंगे। तो इस तरह से आपका जो है वो फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा। और वेल इन टाइम ये सारे केसेस जो हैं वो बनाकर तो भेजने होते हैं, क्योंकि बोर्ड की तरफ से डेट होती है, उस डेट के अंदर अंदर ही हमने आपका सारा केस प्रिपेयर करके भेजना होता है। इफ़ समवन गेट्स लेट तो फिर उसको डबल फ़ी देनी पड़ती है, ठीक है। फिर उसकी जो है वो लेट फ़ी शुरू हो जाती है, डबल फ़ी शुरू हो जाती है, फिर ट्रिपल फ़ी हो जाती है। तो उस सब को अवॉइड करने के लिए, दिक्कत को, आप लोग जो है ना वो अपने वेल इन टाइम अपने सारा कुछ ये जमा करवा दें ताकि आपके फॉर्म जो हैं वो निकाले जा सकें और फिर अगला प्रोसेस शुरू हो सके, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद ये है कि अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें, अपनी तहारत का ख्याल रखें। ये चीज़ें आपके दीन और दुनिया दोनों की फ़लाह के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि इससे जो है वो सिर्फ इंसान की आखरत संवरती है। याद रखें कि दुनिया जो है ये क्या है, ये आखरत का साया है। दुनिया आखरत का साया है, ये एक बहुत अहम जुमला है, इसके ऊपर अब आप ज़रा गौर करें। दुनिया क्या है? आखरत का साया, ठीक है। अब आप ये देखें कि साया हम किस चीज़ को कहते हैं? शेडो को कहते हैं। आप जब भी किसी चीज़ का शेडो देखते हैं तो क्या आप ये नोट करते हैं कि शेडो जो है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि वो चीज़ होती है?
ठीक है। कोई इमारत है, उसका जो साया होगा वो वैसा ही होगा जैसी उस इमारत का स्ट्रक्चर है और उसकी शेप है। कोई इंसान खड़ा हुआ है तो उसका साया उसके ही खदो खाल का होगा। कोई आपने गिलास रखा हुआ है, उसका शेडो बन रहा है तो शेडो भी गिलास ही नज़र आएगा, ठीक है ना। अब इस जुमले को इस रोशनी में इसको देखें कि दुनिया क्या है, आखरत का साया। जैसे ही हम अपनी आखरत बनाएंगे वैसी ही हमारी दुनिया बनेगी, ठीक है। अगर हम आखरत पे मेहनत करेंगे, आखरत को संवार लेंगे तो हमारी दुनिया संवर जाएगी, ठीक है। जैसा खूबसूरत हम अपने आखरत के घर की जो है वो तैयारी करेंगे, बुनियाद रखेंगे और वो बनेगा, वैसा ही खूबसूरत हमारा दुनिया का घर होगा। जैसी एफ़र्ट हम आखरत में अपने लिबास हासिल करने के लिए करेंगे, वैसे ही लिबास अल्लाह ताला हमें दुनिया में अता फरमा देंगे, ठीक है। जैसे जो है वो साथियों के लिए हम आखरत के लिए तगोदो करेंगे, वैसे साथी हमें अल्लाह ताला दुनिया में अता फरमा देंगे। जो सहूलियात हम जो है वो आखरत के लिए कोशिश करेंगे, वो सहूलियात हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह पाक शामिल फरमाते जाएंगे। तो असल फोकस जो की जाती है वो असल चीज़ के ऊपर की जाती है, मेहनत असल चीज़ के ऊपर की जाती है, साए पे मेहनत नहीं की जाती, ठीक है ना। हम जो है अगर हमने असल दुनिया अब इस जुमले का दूसरे रुख पे मानी देखें, दूसरे रुख पे जो है वो इसका क्या मफहूम निकल रहा वो देखें कि जो साया होता है वो तो वर्चुअल चीज़ होती है, दैट इज़ नॉट अ रियल थिंग, ठीक है ना। तो असल चीज़ क्या होती है, असल चीज़ ऑब्जेक्ट होता है जिसका कि वो शेडो है। तो असल चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, नॉट अपॉन द शेडो। तो लिहाजा जो असल चीज़ फोकस करने की है वो क्या है, वो आखरत है, वो दुनिया नहीं है। आखरत जैसी जैसी बनती चली जाएगी, दुनिया वैसी खुद ब खुद जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अल्लाह पाक हमें इन सारी बातों को प्रैक्टिकली जो है वो अपने अमल में लाने की तौफीक अता फरमा दें, ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने डेफिनेटली वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा जो पहला टॉपिक इसमें बनता है वो है अबाउट द पीरियोडिक वेव्स, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट लेते हैं। पीरियोडिक वेव्स हम किसको कहते हैं। वेव फिनोमेना आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। और वेव्स हम किस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी जो आपके पास होता है ऑब्जेक्ट है या कोई आपके पास सिस्टम है या कुछ भी है, तो उसमें जो डिस्टर्बेंसेस आप क्रिएट करते हैं, जैसे आप लोगों ने वाटर में वेव्स पैदा होती देखी होंगी। बाज़ात बच्चे क्या करते हैं कि वो एक रस्सी को एक एंड उसका कहीं पर फिक्स कर देते हैं और दूसरा जो एंड है उसको हाथ में वो विगल करते हैं, तो उनको उसके अंदर वेव्स पैदा होती नज़र आती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वेव्स की जो है आप लोगों ने पिछली क्लासेस में 2 टाइप्स भी पढ़ी हुई हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो चूँकि ये चीज़ें आप लोगों के मैट्रिक में आपकी स्टडीज़ में आ चुकी हैं, इस वजह से इस वक्त उनको रिवाइज़ नहीं किया जा रहा, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप ज़रूर एक दफ़ा इन चीज़ों की जो डेफिनेशन है कि हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किन को कहते हैं और हम जो है ट्रांसवर्स वेव्स किन को कहते हैं, ये देख लें, ठीक है। और इन डेफिनेशंस को ज़रूर रिकॉल करके याद भी कर लें, ठीक है। ये देखिए इस किताब में भी ये डेफिनेशन मौजूद है। Transverse waves are those waves in which particles of the medium are displaced in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave. Propagation का मतलब होता है आगे बढ़ना, कि ट्रांसफर वेव होती है जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं ये उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं जिधर को आपको वेव आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है ये कौन सी होती है, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव आगे को बढ़ रही होती है, ठीक है। इसकी मिसाल आप यूँ समझिए कि पहले मैं आपको बताती हूँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव की मिसाल, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है, डेफिनेशन तो मैंने आपको बुक में से दिखा दी, प्लीज़ आप लोग इस डेफिनेशन को याद कर लिएगा, ठीक है। आप ये देखें कि यहाँ पर हमने फ़िक्स किया हुआ है एक अदद स्प्रिंग, और ये जो स्प्रिंग है इसका ये वाला एंड फ्री है, ये वाला एंड फिक्स्ड है। अब कोई बच्चा हाथ में इसको पकड़कर तो स्प्रिंग को इस तरह से मूव करता है, ठीक है, ऐसे टू एंड फ्रो। तो जब ये इसको यूँ मूव करेगा तो स्प्रिंग के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पैदा होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्प्रिंग के कुछ पार्ट्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे
और कुछ पार्ट्स जो हैं वो एलोंगेट हो जाएंगे, ठीक है। कहीं पर स्प्रिंग की जो ये लूप्स हैं ये क्लोज टुगेदर हो जाएंगी और कहीं पर जो है ये फार अपार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कहलाते हैं कंप्रेशन, जहाँ पर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, और जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं वो कहलाते हैं रेयरफेक्शंस, ठीक है। तो ये रेयरफेक्शन है, ये रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है वो इस तरह से होती है, उसमें कंप्रेशंस होते हैं और उसमें रेयरफेक्शंस होते हैं। उसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स की देखें, वेव की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी यही है और जो मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो भी यही है, ठीक है। तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, ठीक है। इसकी जो है एक मतलब बुनियादी बात क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव है, वेव इधर को जा रही है और यहाँ आ रही है, ठीक है। और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बनती है, कंप्रेशन से और रेयरफेक्शन से मिलकर बनती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव हम किसको कहते हैं। तो जो ट्रांसवर्स वेव है हमारे पास ये इस तरह से होती है कि इसमें अब जो है ना यही वाला सिस्टम आप कंसिडर कर लें, स्प्रिंग जो कि आपने एक जगह के ऊपर फिक्स किया हुआ, ठीक है। इस एंड को हाथ में पकड़ के कोई बच्चा इसको यूं झटका देता है, ऊपर और नीचे झटके देते चला जाता है, तो ये जो स्प्रिंग है ये शेप इख्तियार करता चला जाए, ठीक है। ये हमारे पास जो चीज़ क्रिएट हुई है दिस इज़ नोन एज द ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होता है कि ये इसकी मेन पोजीशन थी स्प्रिंग की, तो कुछ पार्टिकल जो हैं मीडियम के वो मेन पोजीशन से ऊपर चले गए तो ये बनाएंगे क्रेस्ट, कुछ पार्टिकल्स मेन पोजीशन से नीचे आ गए ये बनाएंगे ट्रफ, ठीक है। वो पार्टिकल्स जो कि मेन पोजीशन से ऊपर चले जाते हैं वो क्या बनाते हैं, ये पूरे का पूरा ये क्या है, ये क्रेस्ट है। ये पूरे का पूरा जो कि मेन पार्टिकल से मेन पोजीशन से पार्टिकल्स नीचे आ गए ये बनाएंगे ट्रफ। अब इसमें वेव जो है वो ऐसे जा रही है, आगे को जाती है, इधर को आती है, और जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई मीडियम के पार्टिकल्स की मूवमेंट और ये हो गई हमारे पास वेव की मूवमेंट। अब आप देखें दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ऐसी वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन वेव की जो मोशन होती है उससे परपेंडिकुलर होती है और इसके अंदर क्रेस्ट होते हैं और ट्रफ होते हैं। इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन नहीं होते, इसमें क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं। क्रेस्ट वो होता है वो सारे पार्टिकल जो कि मेन पोजीशन से ऊपर चले गए, और ट्रफ होता है वो सारे पार्टिकल जो कि मेन पोजीशन से जो है वो नीचे आ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम पल्स किसको कहते हैं। पल्स से मुराद ये होता है कि एक सिंगल डिस्टर्बेंस, कि अगर आप किसी मीडियम के पार्टिकल्स को एक दफ़ा झटका देकर छोड़ दें, ठीक है, तो उसके अंदर हमने कहा कि एक पल्स पैदा हुई है, दैट इज़ अ सिंगल डिस्टर्बेंस। और ये जो पल्स होती है ये ख़त्म हो जाती है जब आपने एक दफ़ा उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, एक दफ़ा उसमें पल्स क्रिएट होगी, मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होंगे, बट चूँकि अब आपने डिस्टर्बिंग जो फोर्स है वो हटा ली है, तो लिहाजा क्या होगा कि अब वो मीडियम के पार्टिकल्स थोड़ी देर के बाद अपनी मेन पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे और पल्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर हम ये पढ़ते हैं कि एक पीरियोडिक वेव जो है ना वो क्या चीज़ होती है, कि अगर हमारे पास जो डिस्टर्बिंग फोर्स है वो मुसलसल मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती रहे तो फिर उसमें वेव पैदा होती है। देखिए, up till now we have considered the wave in the form of a pulse which is set up by a single disturbance in the medium, like the snapping of one end of a rope or a coil spring। कि आपके पास जैसे पीछे एक स्प्रिंग था या एक कॉयल है, ठीक है, अगर आप एक रस्सी है यहाँ पर, ठीक है, ये रस्सी लगी हुई है, ये अगर आप इसको इधर से एक झटका दे दें, बस सिर्फ एक झटका, तो क्या होगा कि ये ऐसे डिस्प्लेस होंगे अपनी जगह से पार्टिकल्स, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट आगे चलती चली जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बरअक्स जो है हमारे पास continuous, regular and rhythmic disturbance in the medium results in due to the periodic vibrations of a source which causes periodic waves in that medium। यानी अगर हमारे पास जो है
डिस्टर्बेंस फोर्स वो अपने मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर मुसलसल पीरियोडिकली लगती रहे। पीरियोडिकली का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी फोर्स, कोई भी ऐसा फिनोमेना जो कि अपने आप को एक फ़िक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता चला जा रहा है, तो वो फिनोमेना पीरियोडिक फिनोमेना कहलाता है। ठीक है, जैसे कि जो है दिन रात जो बनते हैं, इट इज़ अ पीरियोडिक फिनोमेना कि हर 24 घंटे के बाद ये एक साइकिल मुकम्मल होता है। ठीक है, जो आपके पास जो है मौसमों का बदलना, ये एक पीरियोडिक फिनोमेना है। अच्छा, इसी तरह से जो है अगर हम ये हमारे पास जो रस्सी है, इसको अगर कोई यहाँ से पकड़कर मुसलसल ऐसे झटके देता रहे, अप एंड डाउन झटके देता रहे, तो क्या होगा कि इस रस्सी के अंदर जो है आपके पास इस तरह से वेव्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और जब तक आप इसको झटके देते रहेंगे तो इसके अंदर ये जो वेव्स हैं ये आती रहेंगी। अ गुड एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक वाइब्रेटर इज़ एन ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये आपके पास देखें एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। अगर आप इसको इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं तो ये मुसलसल ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा और इसके अंदर पीरियोडिक वेव जो हैं वो क्रिएट होती रहेंगी। ये पॉइंट जो है ना, ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन है, और इससे एक्सट्रीम टॉप, एक्सट्रीम बॉटम, ये इसके एम्पलीट्यूड्स हैं। मैक्सिमम जितना ये ऊपर जाता है, मैक्सिमम जितना ये नीचे आता है, ये हमारे पास इस वेव के क्या हैं, ये इसके एम्पलीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। ठीक है, कि वेव्स पैदा होंगी जो कि होंगी भी पीरियोडिक और होंगी भी ट्रांसवर्स। तो इसके लिए जो आपने सिस्टम कंसिडर करना है वो इसने कुछ इस तरह से बनाया है कि ये देखें, इसने एक तो मैस स्प्रिंग सिस्टम लिया है और इसके साथ यहाँ पे रस्सी बांध दी। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है ना, तो उसके साथ इस रस्सी को यहाँ पर इसने टाई कर दी। तो स्प्रिंग मैस सिस्टम को इसने इस तरह से जब ऑसिलेशन दी, तो इस ऑसिलेशन की वजह से स्प्रिंग मैस सिस्टम अप एंड डाउन मूव करेगा, जबकि ये जो रोप है ये इस तरह से आगे इसके अंदर वेव्स जो हैं वो क्रिएट होती चली जाएंगी। और इसके अंदर चूँकि क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे, लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये इसके अंदर एक पीरियोडिक वेव क्रिएट हो रही है। इमेजिन एन एक्सपेरिमेंट वेयर वन एंड ऑफ अ रोप इज़ फासन्ड। फासन्ड का मतलब होता है कि उसको बांधा है इन अ मैस स्प्रिंग वाइब्रेटर। ठीक है, as the mass vibrates up and down, we observe a periodic wave, a transverse periodic wave traveling along the length of the rope. The wave consists of crest and trough. Crest क्या है? It is a pattern in which the rope is displaced above its equilibrium position. Trough क्या है? It is a pattern in which the displacement is below the equilibrium position. यानी कि ये वाला जो आपके पास पोर्शन है, ये सारा पोर्शन, ये क्या है? ये क्रेस्ट है, ये पूरे का पूरा। ठीक है, सिर्फ ये पॉइंट नहीं, ये पूरा क्या है, ये क्रेस्ट है। और ये जो पूरा है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे आ गया, ये सारा क्या है, ये सारा ट्रफ कहलाता है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ बन रहे हैं और मुसलसल ये जो है वेव चलती चली जा रही है, लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव कहेंगे। ठीक है, as the source executes harmonic motion up and down with amplitude A and frequency F। ठीक है, जो हमारा ये वाला सिस्टम है ना, स्प्रिंग मैस सिस्टम, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, यानी कि ये सबसे मैक्सिमम ऊपर जाता है A, डिस्टेंस हम उसको कह रहे हैं जितना नीचे आता है मीन पोजीशन से, उसको भी हम कह रहे हैं कैपिटल A। और फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, यानी कि कितने साइकिल ये एक सेकंड में करता है, उसको हम कह रहे हैं स्मॉल f। तो लिहाजा क्या होगा कि हमारे पास जो रोप के अंदर वेव पैदा होगी उसका भी एम्पलीट्यूड A होगा और उसकी भी फ्रीक्वेंसी f होगी। ठीक है, कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये है कैपिटल A, एंड this is also the amplitude of the transverse periodic waves which are being created in the rope. Therefore, amplitude of transverse periodic waves in the rope is also equal to
कैपिटल ए, ठीक है। जो डिस्टर्बिंग फोर्स का एम्पलीट्यूड होगा वही हमारे पास पीरियोडिक वेव का भी एम्पलीट्यूड होगा। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज इक्वल टू स्मॉल एफ, ठीक है। जितनी फ्रीक्वेंसी मास स्प्रिंग सिस्टम की है उसी कदर फ्रीक्वेंसी होगी इस रोप के अंदर पैदा होने वाली ट्रांसवर्स वेव की। That is also equal to small f, right? अच्छा, the wave travels towards the right as the crest and trough in turn replace one another। कि वेव जो है वो हमारी राइट को चलती चली जा रही है और जो क्रेस्ट और ट्रफ हैं वो एक दूसरे की जगह लेते चले जा रहे हैं। क्रेस्ट जो है वो आगे चलता चला जा रहा है, उसके पीछे ट्रफ आता है, फिर उसके पीछे क्रेस्ट आता है, एक क्रेस्ट होता है एक ट्रफ होता है, यूँ ऑल्टरनेट ये क्रिएट होते हैं, ठीक हो गया। The amplitude of the wave is the maximum value of the displacement in a crest or a trough and is equal to the amplitude of the vibrator। अगर आपके पास, अब यहाँ पर मैं आपको वही वाली जो वेव है उसको ज़रा बड़ा करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये अगर मेन पोजीशन है तो मेन पोजीशन से जो क्रेस्ट की सबसे टॉप पॉइंट होता है ये वेव का एम्पलीट्यूड होता है। इसी तरह से ट्रफ की तरफ चले जाएं तो जो सबसे नीचे का पॉइंट होता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, राइट। दिस इज़ द एम्पलीट्यूड और इसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी के उस पीरियोडिक फोर्स की है जो कि इस वेव को क्रिएट कर रही है। इस वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी फ्रीक्वेंसी उस पीरियोडिक सोर्स की है जो कि इसके अंदर वेव को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड की आपको समझ आ गई कि क्रेस्ट या ट्रफ में जो टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। फिर उसके बाद एक और अहम बात जो इसमें है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज द सेम एज along the length of the rope, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द वेव लेंथ ऑफ द पीरियोडिक वेव एंड इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा। यानी एक आपके पास ये वाला क्रेस्ट है और एक आपके पास ये वाला क्रेस्ट है। अब ये कंसेक्यूटिव क्रेस्ट है। कंसेक्यूटिव हम उन चीज़ों को कहते हैं जो एक के बाद दूसरी आ रही है और उनके बीच में उस तरह की और कोई चीज़ मौजूद ना हो। तो कोई से भी जो दो कंसेक्यूटिव आपके पास क्रेस्ट होंगे उनका दरमियानी फासला हमेशा एक पीरियोडिक वेव में फिक्स रहता है। इट डज़ नॉट चेंज एंड दिस इज़ नोन एज द वेव लेंथ, ठीक है। अगर ये हमारे पास नेक्स्ट इसका ट्रफ आ रहा है तो जो दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान में फासला होता है वो भी इस वेव का वेव लेंथ कहलाता है, ठीक है। और वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट किया करते हैं ग्रीक लेटर लैम्डा के साथ। तो वेव लेंथ से क्या मुराद है हमारा? वेव लेंथ की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crests or two consecutive troughs is known as the wavelength, ठीक है, is called the wavelength of the wave and it is represented by lambda, right। चूँकि ये एक डिस्टेंस है लिहाजा इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे? मीटर्स। सिंस it is a distance therefore its SI units are
मीटर्स। अच्छा जी, इन प्रिंसिपल द स्पीड ऑफ द वेव। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ द वेव के बारे में, ठीक है। ये इसका एम्पलीट्यूड की बात हो गई, फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, वेवलेंथ की बात हो गई। अब हमने किसकी बात करनी है, इसके स्पीड की बात करनी है। स्पीड ऑफ द वेव कैन बी मेजर्ड बाय टाइमिंग द मोशन ऑफ अ वेव क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है, ओवर अ मेजरिंग डिस्टेंस, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द क्रेस्ट as discussed below. However, the speed of the periodic wave can be found indirectly from the frequency and its wavelength, ठीक है। तो अब हमने जब इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम मतलब एक तरीका तो ये है कि आप इसके क्रेस्ट को देखते रहें और साथ में आप स्टॉप वॉच पकड़ लें कि इसका जो क्रेस्ट है उसने एक फिक्स डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल किया, फिर आप उसको डिस्टेंस ओवर टाइम करके उसकी स्पीड निकालें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता कि आप उसके क्रेस्ट को जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, क्योंकि वेव जो है वो खासा तेज़ चल रही होती है। तो इसकी वजह से हम इसकी स्पीड फाइंड आउट करने का एक और जो मेथड देखेंगे वो ये होगा। एज अ वेव प्रोग्रेसेस ईच पॉइंट इन द मीडियम ऑसिलेट्स पीरियोडिकली विद द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द सोर्स, ठीक है। ये बात तो हमने पहले पढ़ ली कि जब एक वेव चलती है तो किस एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के साथ वो मूव करती है, जो कि सोर्स का होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ये वाला जो हमारे पास सिस्टम बना हुआ है ना, इसमें ये है कि हमने इस रस्सी में से गुजरने वाली वेव्स की तस्वीरें खींचना शुरू की, ठीक है। और हमने इसकी टोटल में कितनी पिक्चर ली हैं, 1 2 3 4 5 पिक्चर्स ली हैं। और कैसे ली हैं हमने कि जब हमने पहली पिक्चर ली उसको हमने कहा t = 0। दूसरी पिक्चर हमने कितनी देर के बाद ली है, जितना इस स्प्रिंग मैथ सिस्टम का टाइम पीरियड है उसका 1/4 टाइम जब गुजरा तो हमने दूसरी पिक्चर खींच ली। फिर इसके टाइम पीरियड का जब हाफ गुजरा तो हमने एक और पिक्चर खींच ली। 3/4 गुजरा तो नेक्स्ट पिक्चर खींची, और जब पूरा टाइम पीरियड मुकम्मल हो गया तो हमने इसकी 5th पिक्चर खींची। यानी कि ये जो तमाम पिक्चर्स हम लोगों ने स्नैपशॉट इसके लिए हैं वो हम लोगों ने कैसे लिए हैं कि हमने 1/4 t के गैप से लिए, ठीक है। अब आप फोकस करिए इस पॉइंट के ऊपर, t = 0 के ऊपर ये पॉइंट हमारा यहाँ पे था। जब 1/4 टाइम पीरियड गुजर गया और हमने दूसरी पिक्चर ली तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच चुका है। नेक्स्ट पिक्चर में ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पहुँच चुका है, और उसके बाद जो है हमारा ये पॉइंट वो ट्रेवल करके इधर आ गया है, और फिर उसके बाद जो है ये ट्रेवल करके हमारा जो पॉइंट है ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ये जो इसका पूरा ट्रेवल है इसको हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया। हमने देखा कि इसमें जो है इसने कितना टाइम लिया है, एक वेवलेंथ ले लिया, क्योंकि देखिए ये एक क्रेस्ट था और उसके बाद नेक्स्ट जो इसका क्रेस्ट आया ना वो ये देखें, ठीक है। तो 2 कंसेक्टिव क्रेस्ट का डिस्टेंस हमें पता है कि वो लैम्डा है। टोटल टाइम हम लोगों ने जितना लिया वो हमें मालूम है कि वो t है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी स्पीड ऑफ द वेव निकालेंगे। तो हमने एक नोन डिस्टेंस जिसको कि हम लोगों ने कहा है वेवलेंथ, और नोन टाइम कितना टाइम लगा, कैपिटल T 1 टाइम पीरियड, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। अच्छा, और सिर्फ ये नहीं है कि ये जो एक पॉइंट जिसको हम लोगों ने फोकस किया था इसने इतनी स्पीड ली है, क्योंकि वेव का हर पॉइंट सेम स्पीड के साथ मूव करेगा। इस रस्सी के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे उतनी ही स्पीड से मूव करेंगे जितनी कि हमने ये पीछे फॉर्मूलाज में कैलकुलेट की है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। ऑल पार्ट्स ऑफ द वेव पैटर्न मूव विद द सेम स्पीड, ठीक है। द स्पीड ऑफ एनी वन क्रेस्ट इज जस्ट द स्पीड ऑफ द वेव। We can therefore say that the speed of the wave is given by this formula, v = λ/t। और चूंकि हमें ये मालूम है कि हमारे पास जो t होता है वो किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। तो therefore हम ये लिखेंगे कि v = 1/t की जगह f आ जाएगा, v = f λ। इसको हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं। ये इक्वेशन हर तरह की वेव्स के लिए वैलिड होती है, और ये हमें रिलेशन बताते, बहुत अहम इक्वेशन है। It gives us the relation between the speed of the wave, frequency of the wave and wavelength, ठीक है। तो ये हमें जो है वेव की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन मिल गया, ठीक। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें, देखें, रीडिंग करें, बुक में से जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने बताई हैं उनको हाईलाइट करें, और उसके बाद जो है वो होमवर्क मुझे सेंड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर बाद में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।